देश की राजधानी दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन हुआ बंद। 15 दिन पहले ही हुआ था ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज। G7 के 3 सत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन। आज और कल समिट में लेंगे हिस्सा। कोरोना समेत 3 मुद्दों पर पीएम देंगे भाषण। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क, एक कैरिकोम नागरिक के तौर पर मेहुल को जमानत का हक। महाराष्ट्र में लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। अंधेरी सबवे के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। कुर्ला, सांता क्रूज, अंधेरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव से स्थानीय लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में हर साल ही मानसून की बारिश ऐसी मुसीबत लेकर आती है कि कुछ ही घंटों में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में थोड़ी सी बारिश से ही सड़कों पर जलभराव होने के साथ घरों में पानी घुसने लगता है। हर मानसून में मुंबई वाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं। बता दें कि मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून के बुधवार को दस्तक देने से हर जगह जल जमा हो गया है, जिसके बाद से ही मौसम विभाग ने 13 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई से, जहां पर प्री मानसून बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें हैं मुंबई के अंधेरी के सबवे की, जहां पर पानी भरने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अंधेरी के सबवे में कई फीट पानी जमा हो चुका है। इस सबवे का इस्तेमाल लोग आने जाने के लिए करते थे, लेकिन जिस तरह से अब जल जमा हो गया है सबवे में, उसके बाद से लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहा है कि खासतौर पर तटीय इलाकों में जो लोग मौजूद हैं वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि मुंबई में 231 mm बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है और अब आने वाले दिनों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ के लिए भी हिदायत दी गई है। साथ ही इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड्स के लिए भी सूचना दे दी गई है कि वो बारिश के मद्देनजर तैनात रहें, सावधान रहें, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई में 231 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग अभी भी लगातार यही अनुमान जता रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में हालात मुंबई में कैसे तब्दील हो सकते हैं और फिलहाल मौजूदा हालात कैसे हैं? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले कहा था कि 13 और 14 जून को भारी बारिश हो सकती है, भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। उससे पहले जिस तरह से मानसून आया, मुंबई में लगातार तबाही का मंजर देखा गया। मुंबई के तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे हिंद माता हो, चाहे सागर सर्कल हो, या दादर मार्केट हो, या फिर मिलन सदोय हो, या फिर मलाड सदोय हो, लगातार जलभराव के चलते मिलन सदोय के पिछले 3 दिन से लगातार बंद किया जा रहा है। लिहाजा पानी की जो निकासी वो नहीं हो पा रही है, तो इससे लगातार देखा जा रहा है समुद्र में हाई टाइड। इस तरह से आज भी हाई टाइड के लिए अलर्ट किया गया है। 1:32 से आज हाई टाइड आने वाली है। उसके बाद फिर शाम 7:30 बजे यानी कि 7:27 पर हाई टाइड को अलर्ट किया गया। लिहाजा जब मुंबई में इस तरह की हाई टाइड होती है तो समुद्री जो किनारे होते हैं उनको खाली करवा दिया जाता है। जैसे इस तरह से मौसम विभाग ने पहले कहा था, मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी की कि इससे निपटने के लिए ऐसा स्थिति बनाई जाए। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ, सुरक्षा बल,
उसके बाद आपदा प्रबंधन, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। वही सबसे अहम बात, इस आपदा से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जो स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं उनको भी यह यथावत तैयारी रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी निपटने के लिए अगर जलभराव होता है तो उनको तत्काल प्रभाव में उनको वहां संरक्षित किया जाएगा। सत्यप्रकाश जी, जैसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की एक तरह से घोषणा की है आने वाले दिनों को देखते हुए, तो क्या माना जाए कि अभी भी मुंबई में बारिश के जो हालात हैं वो टले नहीं है? देखिए दिनेश जी, लगातार मुंबई में बारिश अभी भी जारी है। जिस तरह से पूरी देर रात बारिश हुई है, लेकिन हालांकि तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि मुंबई के कई इलाके अब जलमग्न हो गए हैं, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, कई को बंद कर दिया गया है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए तैयारी में है। लेकिन स्थिति जो मॉनसून विभाग ने बताई थी जिसकी यथावत है, मॉनसून विभाग ने जिस तरह से बताया था कि 13 और 14 जून को भारी से बारिश मुंबई के उपनगर में बारिश हो सकती है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार यथावत स्थिति के लिए तैयार है। सत्यप्रकाश जी, ये भी बताइए कि एनडीआरएफ, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स को भी इस बाबत कोई खास हिदायतें दी गई हैं? जी बिल्कुल दिनेश जी, महाराष्ट्र सरकार ने 5 टुकड़ियां जो है एनडीआरएफ की महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में तैनात की है, जबकि मुंबई महानगर पालिका द्वारा तमाम कोस्ट गार्ड, नौसेना और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनको तैनात किया गया। लिहाजा ये भी कहा गया है कि अगर बेहद जरूरी हो तो ही समुद्र के किनारे जाए। समुद्र के किनारे वाले जो तमाम परिसर है उनको ऑलरेडी खाली करवाने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया था, इस पर अमल किया जा रहा। तो जैसे तो कहीं से पूरी तैयारियां महाराष्ट्र सरकार की है। सत्यप्रकाश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। अब प्रदर्शन को और तेज करेंगे आंदोलनकारी किसान, इस बात का ऐलान किया है किसानों ने एक बार फिर से। आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है। 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, इस बात का ऐलान भी किसानों ने किया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। बात चाहे गाजीपुर बॉर्डर की हो, बात चाहे टीकरी बॉर्डर की हो, बात चाहे सिंघू बॉर्डर की हो, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से लगातार 3 कृषि कानूनों की रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली से किसानों से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर वो प्रदर्शन करेंगे इस बात को लेकर कि 3 कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह।
ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी तकरार किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अब इस तकरार को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान जल्द ही 3 सदस्यीय कमेटी की पुनर्गठन करने वाली है। लेकिन इन सबके बीच शुक्रवार को सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। यहां उनके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने की अटकलें लगाई गई। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि उनका प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हालांकि रविवार तक वो दिल्ली में ही रहेंगे और रविवार शाम तक जयपुर के लौट जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मतभेद हैं या कहें कि जो मनभेद हैं अब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और शायद इसी के मद्देनजर सचिन पायलट जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी आलाकमान के साथ उनकी मीटिंग होगी। लेकिन खुद सचिन पायलट ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है, इस बात को कहते हुए कि उनका फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उनकी कोई भी बैठक या मीटिंग प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील दी गई है। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के साथ साथ पाबंदियों का ऐलान किया है और वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखा। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य की सभी 75 जिलों में पाबंदियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू को फिलहाल जारी रखा गया है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आज से अनलॉक होने जा रहा है। शहर के तमाम धर्मस्थल, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स आज से खुलेंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक सरकार ने शिक्षा संस्थानों पर पाबंदी लगा रखी। बीते दिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शहर को अनलॉक करने का फैसला लिया गया। वहीं अब आधिकारिक आदेश जारी होना बाकी है। अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है जिसके मुताबिक शहर को खोला जाना है। लेकिन शहर के कुछ जगहों पर हालात को देखते हुए अभी भी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। बता दें कि पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में इंदौर शहर को अनलॉक करने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि मोघे ने शहर में संक्रमण दर कम होने की बात रखी। साथ ही कहा कि व्यापारी वर्ग बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य के अन्य शहरों में बाजारों की पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी गई है और अब इंदौर में संक्रमण दर कम है तो यहां भी अब ऐसा ही किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ती जा रही है वैसे वैसे सभी राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात सरकार भी अनलॉक कर रही है। बता दें कि होटल्स, रेस्तरां, जिम और धार्मिक स्थलों को कुछ प्रतिबंधों के साथ फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं जिम में आए लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। उनका कहना है कि जिम खोलने से खुद को वो काफी हेल्दी महसूस कर रहे हैं। 45 दिनों से जिम बंद था और हम सब घर पे एक्सरसाइज हो नहीं सकते, इसलिए जब जिम में जो एक्सरसाइज होती है फिटनेस रहती है और बॉडी भी एक्टिव रहते हैं। हाँ, वो अच्छा लगता है जिम। आज आप जिम आई है 45 दिनों के बाद, क्या कुछ फ्रेशनेस शरीर में दिखा? हाँ, क्या है कि इतने दिनों से हम जिम नहीं कर रहे तो लेजी शरीर लगता है। अभी हम जिम आज शुरू किया है, आज हम 1 घंटे से कर रहे हैं तो शरीर में स्फूर्ति लगती है। इतनी है कि 1 तो 1.5 महीने के बाद अपना जिम शुरू है। वापस से मेरा भी और कई लोगों को भी पैशन रहेगा कि जल्द से जल्द जिम शुरू हो जाए, एक्सरसाइज करने को मिले। 1.5 महीना घर पे थे, बोर हो रहे थे, जिम खुला, लगा कि नहीं यार आज फिर से फ्री हो गए, माइंड फ्रेश हो गया, वापस अपने को जो पुराना कर रहे थे वापस करने को मिला, इसलिए वैसे भी बेटर है। और मैं तो यही बोलूँगा कि और सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करनी, बॉडी अपने फिट रखने के लिए। और जो कोरोना कम हुआ अभी उसके हिसाब से अभी वापस ऐसा टाइम ना है कि फिर से जिम बंद हो। सभी यही चाहते हैं कि अभी कंटिन्यू जिम शुरू और कोई भी किसी का काम ना रोके।
इसलिए जितना भी ये गुजरात सरकार ने अपने को निर्णय दिया है कि यार ये सभी जिम खोल दो या दूसरा कोई भी अपना काम है वो कंटिन्यू करो, इसके हिसाब से ये निर्णय उन लोगों ने बहुत अच्छा लिया कि जिम शुरू कर दो, काम कर दो। 45 डेज के आफ्टर 45 डेज के बाद जिम स्टार्ट हुआ है, नियर अबाउट 40 to 45 डेज के बाद जिम स्टार्ट हुआ है, तो लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। नए नए एक्सरसाइज, वर्कआउट, इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करे उसके वर्कआउट्स हमने असाइन कर किए हुए। तो बस जैसे ही अभी तो सैटरडे संडे तो फ्लो काफ़ी कम है, मंडे से रेगुलर जिम स्टार्ट हो जाए वैसा हम मानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा देने का काम किया है। दरअसल रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी बीजेपी और शिवसेना समेत अन्य दलों का महागठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। अठावले ने कहा कि इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच खोला गया पहला ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र बंद किया गया है। इसको बंद करने का कारण केंद्र सरकार की ओर से निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन दरों को सीमित करना बताया जा रहा है। इसे चलाना अब अव्यावहारिक हो गया है, ऐसा सरकार का मानना है। स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा आयोजित दिल्ली के पहले ड्राइव थ्रू टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 26 मई को वेगास मॉल द्वारका में किया था। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र पर अब तक करीब 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अस्पताल ने कहा कि दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू जनता के लिए एक अत्यधिक सुरक्षित, सुविधाजनक तरीका था, जिसे हमने 15 दिनों तक बिना रोके चलाया। नए वैक्सीनेशन मूल्य की वजह से अब हमने इसे रोकने का फैसला किया है, क्योंकि इसे चलाना अब अव्यावहारिक हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में जो पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया था उसको अब बंद किया गया है। अस्पताल के डॉक्टर्स की दलील यह है कि अब इसकी कोई वजह मालूम नहीं पड़ती, अब ये अव्यावहारिक हो गया है और इसी के चलते ये फैसला उन्होंने किया है। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के हाथरस में गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जिला अस्पताल ने हालात देखते हुए कहा है कि उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। बता दें कि हाथरस से अलीगढ़ ले जाते वक्त महिला की रास्ते में मौत हो गई। वहीं इस मामले में गोली लगने से महिला की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर इल्जाम लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम एहन में श्रीमती सरोज पत्नी अतुल सिसोदिया गोली लगने से घायल हो गई है, जिसे उसके परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं थाना प्रभारी थाना हाथरस जंक्शन में फोर्स के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी की गई। तो पता चला कि मृतक महिला
सरोज का मायका गोपी चांदपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ का है। पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचायत नाम भर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मृतका के मायके पक्ष के द्वारा पति व ससुराली जनों को नामजद करते हुए थाना हाथरस जंक्शन पर तहरीर दी। यूपी के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में सुरेंद्र ढाका अपने परिवार के साथ 2 मंजिला मकान में रहते हैं। सुरेंद्र ढाका मूल रूप से बागपत के ढिकोली गांव निवासी हैं, जो काफी वक्त से यहीं पर रहते थे और पास की ही परचून की दुकान पर काम करते थे। साथ में ही ब्याज पर पैसों का लेन देन भी करते थे। शाम को उनके बेटे रवि ढाका ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उनके माता पिता की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या का मकसद अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सका। वहीं घर में रखी अलमारियों के दरवाजे भी खुले हुए हैं और सामान फैला हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मेरे घर में जी जब मैं आया यहाँ पे तो मम्मी पापा दोनों मृत पाए गए। क्या काम करते हैं आप? मैं कम्युनिकेशन लाइन में हूँ जी। अच्छा, तो आप किस समय आए थे? मैं घर पे आया 6:30 बजे के बाद जी। घर में आपके अलावा और कौन रहता है? घर में मेरे अलावा तो मेरी वाइफ, बच्चे है और छोटा भाई एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे उसकी वाइफ रहते हैं। तो घर में आज कोई है नहीं? आज कोई नहीं था जी। 3 तारीख में इस महीने 3 तारीख में जून की में छोटे वाले भाई की वाइफ अपने घर चली गई। और पिछले महीने की 4 तारीख को मेरी वाइफ थी, उसे मैं छोड़ गया था, उसका कोरोना था जी। तो वो वहीं है, ठीक है। तो आपको किसी पर शक है कुछ मामला में? देखो जी, मेरे पापा का काम था ब्याज का। मृत्यु हुई। ये थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत एक कॉलोनी है बलराम नगर डी ब्लॉक में। यहाँ पर एक घर में एक बुजुर्ग। फिलहाल एक वक्त ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मुजफ्फरनगर में चरथावल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। बता दें कि घायल बदमाश पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मामले में 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद की है। जानकारी के मुताबिक बदमाश किसानों की ट्यूबवेल्स पर लगे इंजनों की चोरी कर मेरठ में सप्लाई करता था। क्योंकि पिछले दिनों में कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कुछ चोरों ने ट्यूबवेल के मोटर और इस तरह की चोरियां की। तो उसी में आज चरथावल पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जंगलों में वारदात करने का जो है वो अंजाम देने की फिराक में हैं। उसी में चरथावल पुलिस ने यहाँ अपनी चेकिंग लगाई तो उसी में 3 बदमाश आते दिखाई दिए। उनमें से जैसे ही पुलिस ने उनको रोका तो वो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम शाकिर है, जो कि यहीं का रहने वाला, चरथावल का रहने वाला है। अभी जानकारी में आया है कि उसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन लूट और हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। इसको गिरफ्तार किया गया है, उपचार हेतु हॉस्पिटल उसको रवाना किया गया है। जो उसके अन्य 2 साथी थे जो कि वारदात को अंजाम देने में उसके साथ आए थे, वो अभी यहाँ चूंकि गन्ने का क्षेत्र है, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से वो फरार हो गए हैं, जिसके हम लोग लगातार कॉम्बिंग करा रहे हैं और उनको भी हम। इस बार मानसून तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि मानसून जल्द ही उत्तर और पूर्व के राज्यों में भी इस बार तय समय से पहले दस्तक देगा। इसमें बिहार में देर शाम या शनिवार को मानसून की पहली बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है।
वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हो सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मानसून 7 दिन पहले ही आ चुका है। इस बीच प्री मानसून बारिश का असर दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक भी पहुंच गया। इसके चलते राज्य के कई इलाकों में देर रात अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन राजधानी दिल्ली की तरफ अब अनलॉक हो रही है। लेकिन इसके बावजूद शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए स्थिति किसी संकट से कम नहीं है। लॉकडाउन ने उनका रोजगार छीन लिया। अब स्थिति यह है कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें सुबह 3 बजे से ही राशन की लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई बार उन्हें घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। लोग सुबह से ही राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं। लोगों को राशन के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। जो खुशकिस्मत हैं उन्हें टोकन मिल जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लाइन में पीछे लगने की वजह से टोकन नहीं मिल पा रहा। टोकन नहीं मिलने की वजह से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। नौ बजे से खड़े हैं सुबह से, रोज 4-5 दिन से आ रहे हैं, रोज वापस कर देते हैं ना। लोग लिख के डालते हैं यहाँ पे कि मतलब कि नहीं मिलेगा या किस टाइम मिलेगा, किस टाइम नहीं मिलेगा। और मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, उसको लिए भी मना कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं मिलेगा। आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं राशन मिलेगा, मना कर रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू और उसके बाद लगे लॉकडाउन के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन लोगों को राशन मिलने में अभी भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। अगर ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव हो
ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। देश की राजधानी दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन हुआ बंद। 15 दिन पहले ही हुआ था ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आगाज। G7 के 3 सत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन। आज और कल समिट में लेंगे हिस्सा। कोरोना समेत 3 मुद्दों पर पीएम देंगे भाषण। डोमिनिका हाई कोर्ट ने भगोड़े मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार। बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क, एक कैरिकोम नागरिक के तौर पर मेहुल को जमानत का हक। महाराष्ट्र में लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान। अंधेरी सव्वे के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका ANB न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के बाद से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। कुर्ला, सांता क्रूज, अंधेरी समेत कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव से स्थानीय लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में हर साल ही मानसून की बारिश ऐसी मुसीबत लेकर आती है कि कुछ ही घंटों में चमक दमक वाला शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। मुंबई में थोड़ी सी बारिश से ही सड़कों पर जलभराव होने के साथ घरों में पानी घुसने लगता है। हर मानसून में मुंबई वाले इसी मुसीबत से लड़ते हैं। बता दें कि मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून के बुधवार को दस्तक देने से हर जगह जल जमा हो गया है, जिसके बाद से ही मौसम विभाग ने 13 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई से, जहां पर प्री मानसून बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें हैं मुंबई के अंधेरी के सबवे की, जहां पर पानी भरने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अंधेरी के सबवे में कई फीट पानी जमा हो चुका है। इस सबवे का इस्तेमाल लोग आने जाने के लिए करते थे, लेकिन जिस तरह से अब जल जमा हो गया है सबवे में, उसके बाद से लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहा है कि खासतौर पर तटीय इलाकों में जो लोग मौजूद हैं वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि मुंबई में 231 mm बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है और अब आने वाले दिनों को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ के लिए भी हिदायत दी गई है, साथ ही इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड्स के लिए भी सूचना दे दी गई है कि वो बारिश के मद्देनजर तैनात रहें, सावधान रहें, कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी
स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहला सवाल यही कि मुंबई में 231 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग अभी भी लगातार यही अनुमान जता रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में हालात मुंबई में कैसे तब्दील हो सकते हैं और फिलहाल मौजूदा हालात कैसे हैं? जी सुबह जी, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले कहा था कि 13 और 14 जून को भारी बारिश हो सकती है, भारी से भी भारी बारिश हो सकती है। उससे पहले जिस तरह से मौसम आया, मुंबई में लगातार तबाही का मंजर देखा गया। मुंबई के तमाम जो निचले इलाके हैं, चाहे हिंद माता हो, चाहे साहिल सर्कल हो, या दादर मार्केट हो, या फिर मिलन सदोय हो, या फिर मलाड सदोय हो, लगातार जलभराव के चलते मिलन सदोय के पिछले 3 दिन से लगातार बंद किया जा रहा है। लिहाजा पानी की जो निकासी हो नहीं हो पा रही है, तो इससे लगातार देखा जा रहा है समुद्र में हाई टाइड। इस तरह से आज भी हाई टाइड के लिए अलर्ट किया गया है। 1:32 से आज हाई टाइड आने वाली है। उसके बाद फिर शाम 7:30 यानी कि 7:27 पर हाई टाइड को अलर्ट किया गया। लिहाजा जब मुंबई में इस तरह की हाई टाइड होती है तो समुद्री जो किनारे होते हैं उनको खाली करवा दिया जाता है। जैसे इस तरह से मौसम विभाग ने पहले कहा था, मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी थी कि इससे निपटने के लिए ऐसा स्थिति बनाई जाए। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एनडीआरएफ, सुरक्षा बल, इसके बाद आपदा प्रबंधन, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। वही सबसे अहम बात, इस आपदा से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तमाम जो स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं उनको भी यथावत तैयारी रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी निपटने के लिए अगर जलभराव होता है तो उनको तत्काल प्रभाव में उनको वहां संदर्भित किया जाएगा। सत्यप्रकाश जी, जैसे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट की एक तरह से घोषणा की है आने वाले दिनों को देखते हुए, तो क्या माना जाए कि अभी भी मुंबई में बारिश के जो हालात हैं वो टले नहीं है? देखिए लगातार मुंबई में बारिश अभी भी जारी है। जिस तरह से पूरी देर रात बारिश हुई है, लेकिन हालांकि तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि मुंबई के कई इलाके अब जलमग्न हो गए हैं, कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, कहीं को बंद कर दिया गया है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए तैयारी में है। लेकिन स्थिति जो मानसून विभाग ने बताई थी इसकी यथावत है। मानसून विभाग ने जिस तरह से बताया था कि 13 और 14 जून को भारी से भारी मुंबई के उपनगर में बारिश हो सकती है। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार यथावत स्थिति के लिए तैयार है। सत्यप्रकाश जी, ये भी बताइए कि एनडीआरएफ, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स को भी इस बाबत कोई खास हिदायतें दी गई हैं? जी बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने 5 टुकड़ियां जो है एनडीआरएफ की महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में तैनात की है, जबकि मुंबई महानगर पालिका द्वारा तमाम कोस्ट गार्ड, नौसेना और जो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां उनको तैनात किया गया। लिहाजा ये भी कहा गया है कि अगर बेहद जरूरी हो तो ही समुद्र के किनारे जाए। समुद्र के किनारे वाले जो तमाम परिसर है उनको ऑलरेडी खाली करवाने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने दे दिया था, उस पर अमल किया जा रहा था। जैसे वो कहीं से पूरी तैयारियां महाराष्ट्र सरकार की है। सत्यप्रकाश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। अब प्रदर्शन को और तेज करेंगे आंदोलनकारी किसान, इस बात का ऐलान किया है किसानों ने एक बार फिर से। आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है। 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, इस बात का ऐलान भी किसानों ने किया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। बात चाहे गाजीपुर बॉर्डर की हो, बात चाहे टिकरी बॉर्डर की हो, बात चाहे सिंघू बॉर्डर की हो, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से लगातार 3 कृषि कानूनों की रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली से किसानों से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर आगामी रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 26 जून को तमाम राज्यों के राजभवनों के बाहर
वो प्रदर्शन करेंगे इस बात को लेकर कि 3 कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द किया जाए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सियासी तकरार किसी से छिपी नहीं है। हालांकि अब इस तकरार को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान जल्द ही 3 सदस्यीय कमेटी की पुनर्गठन करने वाली है। लेकिन इन सबके बीच शुक्रवार को सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। यहां उनके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने की अटकलें लगाई गई। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि उनका प्रियंका गांधी या राहुल गांधी से मुलाकात करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हालांकि रविवार तक वो दिल्ली में ही रहेंगे और रविवार शाम तक जयपुर के लौट जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मतभेद है या कहें कि जो मनभेद हैं, अब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और शायद इसी के मद्देनजर सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं इस बात को लेकर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी आलाकमान के साथ उनकी मीटिंग होगी। लेकिन खुद सचिन पायलट ने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है, इस बात को कहते हुए कि उनका फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि उनकी कोई भी बैठक या मीटिंग प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील दी गई है। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के साथ साथ पाबंदियों का ऐलान किया है और वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राज्य की सभी 75 जिलों में पाबंदियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू को फिलहाल जारी रखा गया है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आज से अनलॉक होने जा रहा है। शहर के तमाम धर्मस्थल, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स आज से खुलेंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक सरकार ने शिक्षा संस्थानों पर पाबंदी लगा रखी। बीते दिन आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शहर को अनलॉक करने का फैसला लिया गया। वहीं अब आधिकारिक आदेश जारी होना बाकी है। अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक शहर को खोला जाना है। लेकिन शहर के कुछ जगहों पर हालात को देखते हुए अभी भी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। बता दें कि पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने बीते दिन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात में इंदौर शहर को अनलॉक करने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि मोघे ने शहर में संक्रमण दर कम होने की बात रखी। साथ ही कहा कि व्यापारी वर्ग बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य के अन्य शहरों में बाजारों की पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी गई है और अब इंदौर में संक्रमण दर कम है, तो यहां भी अब ऐसा ही किया जाए। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ती जा रही है, वैसे वैसे सभी राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुजरात सरकार भी अनलॉक कर रही है। बता दें कि होटल्स, रेस्तरां, जिम और धार्मिक स्थलों को कुछ प्रतिबंधों के साथ फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं जिम में आए लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। उनका कहना है कि जिम खोलने से खुद को वो काफी हेल्दी महसूस कर रहे हैं। 45 दिनों से जिम बंद था और हम सब घर पे एक्सरसाइज हो नहीं सकते, इसलिए जब जिम में जो एक्सरसाइज होती है, फिटनेस रहती है और बॉडी भी एक्टिव रहते हैं। हाँ,
वो अच्छा लगता है जिम। आज आप जिम आई है 45 दिनों के बाद, क्या कुछ फ्रेशनेस शरीर में दिखा? हाँ, और क्या है कि इतने दिनों से हम जिम नहीं कर रहे तो लेजी लेजी शरीर लगता है। अभी हम जिम आज शुरू किया है, आज हम 1 घंटे से कर रहे हैं तो शरीर में स्फूर्ति लगती है। इतनी है कि एक तो 1.5 महीने के बाद अपना जिम शुरू हुआ है। वापस से मेरा भी और कई लोगों और का भी पैशन रहेगा कि जल्द से जल्द जिम शुरू हो जाए, एक्सरसाइज करने को मिले। 1.5 महीना घर पे थे, बोर हो रहे थे, जिम खुला, लगा कि नहीं यार आज फिर से फ्री हो गए, माइंड फ्रेश हो गया, वापस अपने को जो पुराना कर रहे थे वापस करने को मिला, इसलिए वैसे भी बेटर है। और मैं तो यही बोलूँगा कि और सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करनी है बॉडी अपने फिट रखने के लिए। और जो कोरोना कम हुआ अभी उसके हिसाब से अभी वापस ऐसा टाइम ना है कि फिर से जिम बंद हो। सभी यही चाहते हैं कि अभी कंटिन्यू जिम शुरू हो और कोई भी किसी का काम ना रोके। इसलिए जितना भी ये गुजरात सरकार ने अपने को निर्णय दिया है कि यार ये सभी जिम खोल दो या दूसरा कोई भी अपना काम है वो कंटिन्यू करो, इसके हिसाब से ये निर्णय उन लोगों ने बहुत अच्छा लिया कि जिम शुरू कर दो, काम कर दो। 45 डेज के आफ्टर 45 डेज के बाद जिम स्टार्ट हुआ है, नियर अबाउट 40 to 45 डेज के बाद जिम स्टार्ट हुआ है। तो लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। नए नए एक्सरसाइज, वर्कआउट, इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट करे उसके वर्कआउट्स हमने असाइन कर किए हुए। तो बस जैसे ही अभी तो सैटरडे संडे तो फ्लो काफ़ी कम है, मंडे से रेगुलर जिम स्टार्ट हो जाए वैसा हम मानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान ने इन कयासों को हवा देने का काम किया है। दरअसल रामदास अठावले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व सहयोगी बीजेपी और शिवसेना समेत अन्य दलों का महागठबंधन सरकार बनाई जा सकती है। अठावले ने कहा कि इस महायुति में मुख्यमंत्री पद को आधे आधे कार्यकाल के लिए शिवसेना के साथ बांटा जा सकता है। पूरा देश इस वेले कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के हाथरस में गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जिला अस्पताल ने हालात देखते हुए कहा है कि उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। बता दें कि हाथरस से अलीगढ़ ले जाते वक्त महिला की रास्ते में मौत हो गई। वहीं इस मामले में गोली लगने से महिला की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर इल्जाम लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है।
एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम एहन में श्रीमती सरोज पत्नी अतुल सिसोदिया गोली लगने से घायल हो गई है, जिसे उसके परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं थाना प्रभारी थाना हाथरस जंक्शन में फोर्स के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि मृतक महिला सरोज का मायका गोपी चांदपुर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ का है। पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचायत नाम भर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मृतका के मायके पक्ष के द्वारा पति व ससुराली जनों को नामजद करते हुए थाना हाथरस जंक्शन पर तहरीर दी। यूपी के गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर कॉलोनी में सुरेंद्र ढाका अपने परिवार के साथ 2 मंजिला मकान में रहते हैं। सुरेंद्र ढाका मूल रूप से बागपत के ढिकोली गांव निवासी हैं, जो काफी वक्त से यहीं पर रहते थे और पास की ही परचून की दुकान पर काम करते थे। साथ में ही ब्याज पर पैसों का लेन देन भी करते थे। शाम को उनके बेटे रवि ढाका ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उनके माता पिता की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि हत्या का मकसद अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सका। वहीं घर में रखी अलमारियों के दरवाजे भी खुले हुए हैं और सामान फैला हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। मेरे घर में जी जब मैं आया यहाँ पे तो मम्मी पापा दोनों मृत पाए गए। क्या काम करते हैं आप? मैं कम्युनिकेशन लाइन में हूँ जी। अच्छा, तो आप किस समय आए थे? मैं घर पे आया 6:30 बजे के बाद जी। घर में आपके अलावा और कौन रहता है? घर में मेरे अलावा तो मेरी वाइफ, बच्चे है और छोटा भाई एक्सपायर हो गया, उसके बच्चे उसकी वाइफ रहते हैं। तो घर में आज कोई है नहीं? आज कोई नहीं था जी। 3 तारीख में इस महीने 3 तारीख में जून की में छोटे वाले भाई की वाइफ अपने घर चली गई अलीगढ़। और पिछले महीने की 4 तारीख को मेरी वाइफ थी, उसे मैं छोड़ गया था, उसका कोरोना था जी। तो वो वहीं है, ठीक है। तो आपको किसी पर शक है कुछ मामला में? देखो जी, मेरे पापा का काम था ब्याज का। मृत्यु हुई है। ये थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत एक कॉलोनी है बलराम नगर डी ब्लॉक में। यहाँ पर एक घर में एक बुजुर्ग। फिलहाल एक वक्त ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटते हैं। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो जंगलों में वारदात करने का जो है वो अंजाम देने की फिराक में हैं। उसी में चरथावल पुलिस ने यहाँ अपनी चेकिंग लगाई तो उसी में 3 बदमाश आते दिखाई दिए। उनमें से जैसे ही पुलिस ने उनको रोका तो वो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जानलेवा फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम शाकिर है, जो कि यहीं का रहने वाला, चरथावल का रहने वाला है। अभी जानकारी में आया है कि उसके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन लूट और हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। इसको गिरफ्तार किया गया है, उपचार हेतु हॉस्पिटल उसको रवाना किया गया है। जो उसके अन्य 2 साथी थे जो कि वारदात को अंजाम देने में उसके साथ आए थे, वो अभी यहाँ चूंकि गन्ने का खेत है, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, उसका फायदा उठाकर यहाँ से वो फरार हो गए हैं, जिसके हम लोग लगातार कॉम्बिंग करा रहे हैं और उनको भी हम। इस बार मानसून तेजी से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि मानसून जल्द ही उत्तर और पूर्व के राज्यों में भी इस बार तय समय से पहले दस्तक देगा। इसमें बिहार में देर शाम या शनिवार को मानसून की पहली बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जमकर बारिश हो सकती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में मानसून 7 दिन पहले ही आ चुका है। इस बीच प्री मानसून बारिश का असर दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक भी पहुंच गया। इसके चलते राज्य के कई इलाकों में देर रात अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना के केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन राजधानी दिल्ली की तरफ अब अनलॉक हो रही है। लेकिन इसके बावजूद शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बिना राशन कार्ड वाले लोगों के लिए स्थिति किसी संकट से कम नहीं है। लॉकडाउन ने उनका रोजगार छीन लिया। अब स्थिति यह है कि अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें सुबह 3 बजे से ही राशन की लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई बार उन्हें घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। लोग सुबह से ही राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं। लोगों को राशन के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। जो खुशकिस्मत हैं उन्हें टोकन मिल जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें
लाइन में पीछे लगने की वजह से टोकन नहीं मिल पा रहा। टोकन नहीं मिलने की वजह से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। नौ बजे से खड़े हैं सुबह से, रोज 4-5 दिन से आ रहे हैं, रोज वापस कर देते हैं ना। लोग लिख के डालते हैं यहाँ पे कि मतलब कि नहीं मिलेगा या किस टाइम मिलेगा, किस टाइम नहीं मिलेगा। और मेरा आधार कार्ड भी नहीं है, उसको लिए भी मना कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं मिलेगा। आधार कार्ड नहीं है जिसका उसको नहीं राशन मिलेगा, मना कर रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू और उसके बाद लगे लॉकडाउन के बाद जिस तरह से राजधानी दिल्ली अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन लोगों को राशन मिलने में अभी भी खासी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ